हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 के बीच में। ठीक है, मतलब जो यूरोप का इतिहास 1789 से 1870 का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, साथ के साथ सिलेबस को देखेंगे और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ सिलेबस में या फिर हम कहें जो आपके टॉपिक्स बनते हैं वो सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए। अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग छोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें, यूरोप का इतिहास 1789 से 1870 के बीच में है। तो इसमें जो आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है, वो सारी चीजें पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस के दौरान। तो देखिए, ये जो है आपका सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे आप द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच में जो आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन, क्रांति आई थी, फ्रांसीसी क्रांति, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें भाई कारण क्या थे, फेजेस कौन से थे, फिर लेगेसी क्या थी उस चीज की, ठीक है। फिर लेपोनिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़े थे, ऑथोरियन स्टेट, स्ट्रिंग ऑफनलाइजेशन इन दी फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 1 में। अगर हम आगे देखें तो आपका सेकंड यूनिट आती है। इस यूनिट में आपको पढ़नी है रिस्टोरेशन एंड रेवोल्यूशन, जो कि टाइमलाइन थी 1815 से 1848 के बीच में। ठीक है, रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से चीजों को बनाया जा रहा है और उसको रेवोल्यूशन करा जा रहा है। इसमें आप कांग्रेस ऑफ वेनिन एंड कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ये पढ़ेंगे और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1830 से 1848 के बीच में हुई थी। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 आपका आता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मतलब बदलाव आ रहे थे, कौन से, 19वीं सदी से पहले। तो वो सारी चीजें आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसमें आ जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जो इंडस्ट्रियां थी वो बहुत तेजी से बसाई जा रही थी, आगे आगे बढ़ी जा रही थी चीजें। ठीक है, पैटर्न्स आ जाते हैं, फिर चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, इन सोसाइटी लाइफ आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी लाइफ। ठीक है, उसके बाद आगे लाइफ इन इंडस्ट्रियल सिटी, भाई जो इंडस्ट्रियल सिटी थी, ठीक है, उद्योग के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, उनमें लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सेकंड, आप यूनिट नंबर 3 में सेकंड टॉपिक आप कह सकते हैं कि सोशल फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेबर इंप्रूवमेंट, लेबर मूवमेंट्स, मतलब जो मजदूर थे, मजदूरों के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, राइज ऑफ लिबरेशन एंड अर्ली सोशलिज्म। ठीक है, जो लिबरेशन थे मतलब आजादी के लिए लोगों ने लड़ाई करी, ठीक है, राइज हुआ उसका आजादी के लिए, तो वो सारी चीज आप पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। इसमें आपको नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना होगा, पैटर्न ऑफ नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मतलब ये दो जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर अप करते हैं, इनके बारे में बेसिक डिटेल रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में जो आंसर है उससे रिलेटेड चीजें बनाकर वहां पे लिख पाएंगे और नंबर जो है वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बताया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप चेक करिए। इस क्वेश्चन पेपर के जितने क्वेश्चन हैं उनको केवल आप लोग सिर्फ उनके आंसर्स को मन में पढ़िए, समझिए कि आपको आंसर लिखना किस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बैठ के प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा ज्यादा, नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बस ये समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट कौन कौन से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 के बीच में, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री, फिफ्थ सेमेस्टर। 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पास आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में अगर हम बात करें तो एक मीडियम आपको चुनना है, जो कि बेसिक डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे। है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कम से कम तो 4 तो अटेम्प्ट करने हैं, 4 से ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करने। ठीक है, कम आप कर सकते हैं, बट अगर आप 4 अटेम्प्ट करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो मतलब कि आप चाहें तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पुरातन व्यवस्था का संकट क्या था और यह कहां तक फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायित्व रहा था। ठीक है, अब समझिए कि भाई जो पुरातन व्यवस्था थी उसका संकट क्या था। उस संकट के बारे में आप सबसे पहले इस आंसर में एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई पुरातन पुरातन जो व्यवस्था थी उसका संकट क्या था। उस संकट के बारे में आप लोग एक्सप्लेनेशन देंगे और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि वो संकट क्यों कारण बना या कहां तक कारण था
फ्रांसीसी क्रांति के होने का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो और का ऑप्शन दिया गया उसमें आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव और विरासत की विवेचना कीजिए। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपके सिलेबस नंबर जो है सिलेबस में उसमें फर्स्ट यूनिट में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या थे और उसकी विरासत क्या निकलकर सामने आई, मतलब क्रांति होने के बाद क्या विरासत रही उसकी। ठीक है, क्या चीजें रह गई वो सारी चीजें आपको बतानी। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के जो पतन था उसके किन कौन कौन से कारण थे जिससे वो पतन हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना है। कम से कम आपको मैं बताऊं, कम से कम आपको 6 से 7 जो है पतन बताने होंगे। साथ के साथ आपको इंट्रो भी देना होगा। ठीक है, और साथ के साथ आपको कंक्लूजन भी देना होगा, तब आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। ये आपको फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं हर एक क्वेश्चन में, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में जो ज्यादा से ज्यादा नंबर होते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है जिसमें पूछा गया है कि फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति के क्या कारण थे, यूरोप के अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस के अंदर 18 सॉरी मैंने उनसे पढ़ दिया था, यहाँ पे 1830 है। 1830 की जो जुलाई की क्रांति थी फ्रांस में, ठीक है, वो किन कारणों से हुई थी, कौन कौन से कारण थे जिससे की वजह से फ्रांस की 1830 की क्रांति हुई थी जुलाई में। ठीक है, और इस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े थे जो यूरोप के अन्य देश थे फ्रांस को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 1848 में यूरोप की क्रांतियों के फैलने के दीर्घकालिक और तत्कालिक कारण क्या थे। देखिए, व्हाट वर द लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप इन 1948। ठीक है, 1848 में यूरोप की क्रांति हुई थी। ठीक है भाई, उसके कौन कौन से लंबी दूरी वाले कारण थे, मतलब लॉन्ग टर्म कारण कौन से थे कि जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, ऐसे कि भाई लोग परेशान थे किसी चीज को लेकर। ठीक है, तो वो बहुत लंबे समय से परेशान थे। और कुछ ऐसे कारण जो कि बस बिल्कुल उसी समय हुए थे और उनकी वजह से क्रांति हो गई। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई लॉन्ग टर्म कॉजेज कौन कौन से थे और इमीडिएट कॉजेज कौन कौन से थे, ये आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। तो कम से कम आपको 4 जो है लॉन्ग टर्म बता सकते हैं, 4 आप इमीडिएट बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप उससे पहले इंट्रो दे सकते हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, काफी अच्छी खासी स्पेसिंग भी आपका आंसर ले लेगा। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण ने लोगों के काम करने के तरीके, उनके जीने के तरीके और समाज के संगठित होने के तरीके बदल दिए। विवेचना कीजिए, भाई जो औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसने क्या करा था, लोगों का जीवन जीने का तरीका, उनका काम करने का तरीका और सोसाइटी में वो किस प्रकार से रह सकते हैं, इन सब चीजों को क्या करा था, बदल दिया था बहुत बड़े स्तर पर। तो इस चीज के ऊपर आपको डिस्कस करना है कि भाई कैसे बदल दिया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक पूंजीवाद के प्रभाव ने किस तरह से शुरुआती समाजवादी सोच को जन्म दिया। जो औद्योगिक पूंजीवाद का प्रभाव थे, ठीक है, उस चीज ने किस तरह से शुरुआती समाजवादी, मतलब समाजवादी जो आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है, सोशलिस्ट जो थे, उस चीज को किस प्रकार से जन्म दिया था। हाउ डिड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लीड टू द इमरजेंस ऑफ अर्लियर सोशलिस्ट थिंकिंग। ये आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉम्पिटिटर है, दोनों अलग अलग प्रकार की वो हैं, आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं। ठीक है, तो क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो वहीं पे औद्योगिक पूंजीवाद के जो प्रभाव पड़े थे उसने समाजवादी सोच को कैसे जन्म दिया, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है कि 1815 से 1871 तक इतावली एकीकरण के विभिन्न चरण क्या थे। भाई यहाँ पे आपको चरण बताने होंगे कि इतावली एकीकरण के चरण क्या थे। ठीक है, इटालियन जो यूनिफिकेशन था 1815 से 1871, उनके क्या क्या कारण थे, स्टेजेस क्या क्या थे, वेरियस स्टेजेस, वो आपको यहाँ पे बताने। क्वेश्चन नंबर 7 आपका और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड जर्मन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ बिस्मार्क पॉलिसी ऑफ अ वॉर एंड अ डिप्लोमेसी। डू यू अग्री। एकीकृत जर्मन राज्य का निर्माण बिस्मार्क के युद्ध और कूटनीति की नीति का परिणाम था। क्या आप इस बात से सहमत हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो है ये उसी कारण से हुआ था, बिस्मार्क के कारण, ठीक है, तो आपको बताना है हाँ मैं हूं, और आपको अपने पॉइंट देने। अदरवाइज आपको अगर लगता है नहीं ये नहीं है, तो आपको अपने पॉइंट देने। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं। ये आ जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो
विषय पर आपको क्या लिखनी है, टॉपिक पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक क्या है, मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, नेपोलियन संहिता, यूरोप का संघ और चार्टिज्म। ये आपके 4 टॉपिक है। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जिनके ऊपर आप कंफर्टेबल हैं लिखना, जिनके ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपको केवल वही टॉपिक उठाने हैं अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपको बदले हुए मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, बट बाकी जो मैंने आपको थ्योरी वाले अलग क्वेश्चन बताए हैं जो कि फुल आंसर क्वेश्चन है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में वो रिपीट भी हो सकते हैं, उनसे डायरेक्ट कोई पार्ट उठा के आपसे पूछा भी जा सकता है। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।